स्वागत है। शुरुआत आपसे शुरू करते हैं। रविंदर जी, ये जो प्रधानमंत्री की फ्लॉप रैली और ये जो समाचार आ रहे हैं, पिछले 1-2 दिन में आए हैं, जगह-जगह विरोध, बहिष्कार और घेराव, ये सब हो रहा है। उसमें एक प्रत्याशी का मैदान से हट जाना ऐन वक़्त पर, ये क्या बीजेपी के बारे में क्या संदेश दे रहा है? जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, पहले प्रधानमंत्री की जो रैली है, वो मुझे लगता है पिछले 10 बरस में सबसे ज़्यादा फ्लॉप रैलीज़ में से एक रही होगी। प्रधानमंत्री छोटी-छोटी जगहों पर भी रैलियाँ करते हैं और जिन इलाकों में बीजेपी का बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं है, वहाँ पर भी वो अक्सर रैलियाँ किया करते हैं। और उनकी रैलियों को सफल बनाने के लिए पूरा अमला-जमला लगता है, यहाँ भी लगा। लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा लोग उस रैली में हाज़िर नहीं हो पाए। उसमें हम लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं बीजेपी को कि बारिश बहुत हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो लोग आए थे, तो वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, उनमें से अधिकतर का कहना है कि वो लोग बाहरी थे, उनमें से लोकल बड़े कम लोग थे और उन लोगों में उत्साह नहीं था। आम तौर पर ऐसा होता नहीं है, हम लोग प्रधानमंत्री को 2014 से बड़ा नज़दीक से कवर करते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स में हमने कवर किया है, लेकिन जो भीड़ उनको सुनने के लिए आती है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भीड़ होती है। लेकिन यहाँ जो लोगों को हमने देखा, वो निरुत्साहित थे, बहुत ही डल थे, ज़्यादा उनमें कोई जोश नहीं था। प्रधानमंत्री जब भी उनसे कुछ कह रहे थे नारे लगाने के लिए, तो भी उस तरह का जोश दिखा नहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आमतौर पर दिखता है। एक तो बीजेपी के कार्यकर्ता वैसे उत्साहित नहीं हैं क्योंकि 5 सीटें जो बीजेपी हारी, उसके बाद से जिस तरह का माहौल हरियाणा में बना है, वो बीजेपी के वर्कर्स को कहीं पे भी उनका मोराल को बूस्ट नहीं कर पा रहा। लोग बड़े डिमोरलाइज़ हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उसके ऊपर इतनी कम भीड़ की रैली हुई। 2-3 बार ग्राउंड को भी बदलना पड़ा, ग्राउंड का जो मूल आकार था उसको बार-बार छोटा करना पड़ा ताकि जो उनका एक शेड बनाया गया था, उस शेड में थोड़ा-सा भीड़ दिखाई दे और उस तरीके से मैनेज करके कहीं उस रैली के आयोजन को मुकम्मल किया गया और भीड़ के लिहाज से वो रैली एक फ्लॉप रैली कही जा सकती है। अब उसके बाद जब लोग जो पार्टी के लीडर्स हैं या पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो जब गाँव में जा रहे हैं तो उनको बड़ा भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह पर जो बड़े-बड़े नेता हैं, कुछ नेताओं नेताओं का आपने ज़िक्र किया और कुछ नेता आपसे छूट गए। उन सब नेताओं का हालत ये है कि वो जिस गाँव में जाते हैं, वहाँ पर उनको बड़ा भारी शिकार होना पड़ता है रोष का। और देखिए उसका सबसे बड़ा कारण तो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की भाषा बीजेपी की रही और किसी तरह का संयम बीजेपी के नेताओं ने नहीं दिखाया, उन किसानों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, अब वो उनके लिए बड़ा भारी पड़ रहा है और एक ये सबसे बड़ा कारण है। ये बात बीजेपी को भी ज़ाहिर है पता होगी कि जब वो लोग वोट माँगने के लिए जाएँगे तो उनको इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ेगा। उसी के लिए बीजेपी ने एक दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई और वो स्ट्रैटेजी थी निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा करने की। उनके जो कमज़ोर उम्मीदवार थे, बीजेपी ने कमज़ोर लोगों की सूची बनाई और उनको टिकट दिया और उनकी जगह जो अपने मजबूत उम्मीदवार थे, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान मैदान में भेज दिया। हम लोग 2-3 अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें, तो उसमें एक गन्नौर की विधानसभा सीट है, जहाँ पर उन्होंने देवेंद्र कौशिक को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया और उनके सामने देवेंद्र कादयान को चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से सावित्री जिंदल और वैसा ही एक उम्मीदवार महम में भी दिया गया। महम का जो उम्मीदवार हैं, वो जिस गोत्र से वो आते हैं, महम में उनके बड़े सीमित वोट हैं और उनके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हालाँकि वो 2 बार हार चुके हैं, उनकी पत्नी इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं, लेकिन उनकी संभावनाएँ काफ़ी प्रबल बताई जा रही हैं कि वो मजबूत स्थिति में हैं। तो इस तरीके से बीजेपी ने पूरी जगह पर अपने मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, ये बात जानते हुए कि उनका कितना भारी विरोध है, तो इसलिए दूसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके माध्यम से अपनी पैठ बनाई जाए और उनको जो विपक्ष का वोट है, उसमें थोड़ा-सा सेंध लगाने की कोशिश करें और बीजेपी का वोट आखिरी टाइम पर हमारे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको शिफ्ट हम लोग करवा देंगे। इस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी का सहयोग जो लोग कर रहे हैं, उनमें मुख्य तौर पर आईएनएलडी है। आईएनएलडी का हमने देखा कि आईएनएलडी ने समझौता किया गोपाल कांडा के साथ और गोपाल कांडा के समर्थन में, हालांकि अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोपाल कांडा के समर्थन में बीजेपी ने सिरसा से अपने उम्मीदवार को नामांकन विड्रॉ करा लिया। अब देखिए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको संभावना है सरकार बनाने की, उसको नॉमिनेशन भला विड्रॉ करने की क्या जरूरत है? उसके तो अपने कार्यकर्ता वहां बहुत हैं। और नॉमिनेशन विड्रॉल के बाद कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा देखा गया। लोगों ने यहां तक कहा कि हम लोग तो कमल के फूल पे वोट डाल सकते हैं, हम लोग किस तरह कैसे डाल पाएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति के पक्ष में वोट जिसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई करते रहे पिछले लंबे समय से। तो इस तरह का विरोध भी वहां देखा गया। और आखिरी बात सर, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़ी क्रूशियल सीट है। वो सीट ऐसी है कि जहां मुख्यमंत्री को फंसा दिया है बीजेपी ने, और वो सीट ऐसी है जहां पर जनसंख्या के हिसाब से जाट मतदाता बाकी सब मतदाताओं के मुकाबले में ज्यादा है। उनकी संख्या अगर 40,000 है या 30,000 है तो बाकियों की किसी की 20, किसी की 17, इस तरह से है। तो उस सीट पर मुख्यमंत्री को फंसा दिया। उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि जो जाट मतदाताओं का वोट है उसमें कोई सेंधमारी कर पाए। उसमें सेंधमारी करने की हैसियत केवल एक पार्टी की है, और उसी पार्टी पर अब बीजेपी की पूरी उम्मीद है कि वो जितने ज्यादा वोट ले सकते हैं उतना बीजेपी के लिए अपने मुख्यमंत्री को जिताना आसान होगा। आमने सामने की अगर लड़ाई रही तो अब मुख्यमंत्री के लिए वहां से चुनाव जीत पाना संभव नहीं लग रहा है। वो सीट बहुत जी फंसी हुई है।